हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस पे क्लास लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं। बहुत आराम से मेरी बात को समझना। आज जो टॉपिक कराऊंगा बेटा, बहुत सारा पोर्शन बुक का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। बुक का पार्ट नहीं है तब भी पेपर में आता है, सबसे काम की बात यह है, ठीक है जी। बहुत आराम से मेरी बात सुनते चलना। सबसे पहले बेटा एक जीडीआर टॉपिक में रिवाइज करा रहा हूं, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम है, 1 से 2 मिनट लगेंगे। आप सब सामने देखो बेटा, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, जीडीआर का मतलब है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। अगर कभी किसी इंडियन कंपनी को फॉरेन करेंसी में फंड रेज करने हो तो उसका एक बहुत अच्छा मेथड जीडीआर है, ठीक है। इंडिया में सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक ने बेटा फंड रेजिंग करी थी जीडीआर से। बाबू आप कैसे करते हैं बेटा फंड रेजिंग फॉरेन करेंसी में? बाबू इंडियन कंपनी को कभी अलाउड नहीं होता कि वो अपने शेयर फॉरेन मार्केट में बेच दे या फॉरेन कंट्री में बेच दे। तो आप ऐसे केसेस में क्या करते हैं, फॉरेन कंट्री जब जाते हैं तो वहां के किसी बैंक को अप्रोच करते हैं और उनसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हमारे शेयर गिरवी रख लो और हमारे शेयर के अगेंस्ट डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू कर दो, ठीक है ना। बाबू आईसीआईसीआई बैंक ने फॉरेन के किसी बैंक को पकड़ा, लेट सपोज नोन है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के पास इन्होंने अपने शेयर गिरवी रख दिए और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने क्या करा, इन शेयर के अगेंस्ट डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू कर दी। बेटा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को हम यहां पर बोलते हैं डिपॉजिटरी बैंक, ठीक है ना, डिपॉजिटरी बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने बेटा फॉरेन बैंक के पास शेयर गिरवी रख दिए। जिस बैंक के पास शेयर गिरवी रखते हैं उसे हम बोलते हैं डिपॉजिटरी बैंक। इन शेयर के अगेंस्ट डिपॉजिटरी बैंक डिपॉजिटरी रिसीट इशू करता है। बेटा डिपॉजिटरी रिसीट्स हमेशा डिनोमिनेटेड होती है फॉरेन करेंसी में। सर फॉरेन मार्केट में बिक रही है, फॉरेन कंट्री में बिक रही है, इंडियन रूपी में थोड़ी बिकेगी। किस में बिकेगी बेटा? ऑब्वियस बात है बेटा, फॉरेन करेंसी में बिकेगी। और एक डिपॉजिटरी रिसीट में कई शेयर हो सकते हैं। कल मेरा एग्जाम्पल था बेटा, आईसीआईसीआई बैंक ने 2 लाख शेयर 10 रुपए वाले, ऐसे ही था ना मेरा कुछ एग्जाम्पल, ऐसे ही था। चलो कुछ नहीं होता, एग्जाम्पल अगर चेंज भी हो गया तो 2 लाख शेयर 10 रुपए वाले आपने क्या करा, गिरवी रख दिए बेटा, सरेंडर कर दिए डिपॉजिटरी बैंक को। डिपॉजिटरी बैंक ने क्या करा, डिपॉजिटरी रिसीट इशू करी। और मान लो बेटा ये डिपॉजिटरी रिसीट ये इशू कर रहे हैं इन डॉलर्स। इन्होंने क्या करा बेटा, एक डिपॉजिटरी रिसीट में कंबाइन करे 7 शेयर। 7 शेयर मिलाकर कितने के बन गए? 70 के। एक शेयर 10 का है बेटा, तो 7 शेयर मिलके कितने हो गए? 70 रुपए के हो गए बेटा। लेकिन क्या ये रुपए में बेचे जाते हैं बेटा? नहीं, ये तो किस में बेचे जाते हैं? फॉरेन करेंसी में। मान लो बेटा आज $1 का दाम भी 70 चल रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं, फॉरेन मार्केट में एक डिपॉजिटरी रिसीट $1 की बेच रहे, ठीक है जी। $1 लो और ले जाओ अपनी डिपॉजिटरी रिसीट्स, ठीक है ना। बाबू ये डिपॉजिटरी रिसीट फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है, यानी कि फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में बेची जा सकती है, खरीदी जा सकती है। बेचे जाओ, खरीदे जाओ। जब तक फॉरेनर बेचते रहेंगे, खरीदते रहेंगे, उनको 2 चीजें मिलती रहेंगी। सर फॉरेनर को 2 ही चीजें मिलती है क्या? एक डिविडेंड और दूसरा कैपिटल एप्रिसिएशन। कहने का मतलब क्या है बेटा, यहां पर आईसीआईसीआई बैंक ने डिविडेंड अनाउंस करा 1 रुपी पर शेयर, एक शेयर पे 1 रुपया। तो बेटा क्योंकि एक डिपॉजिटरी रिसीट 7 शेयर से मिलकर बनी है, तो आपको 7 रुपए के इक्वलेंट क्या मिल जाएंगे बेटा? डॉलर मिल जाएंगे डिविडेंड के तौर पर, ठीक है ना। वैसे बता देता हूं, जैसे यहां पर 1 रुपी में 100 पैसा होते हैं, वहां $1 में 100 सेंट होते हैं, तो आपको सेंट में मिल जाएंगे बेटा डिविडेंड, ठीक है जी। तो बेटा यानी कि डीआर होल्डर अगर आप हो, अगर यहां से डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो डिविडेंड आपको भी मिलेगा। अगर यहां से शेयर का दाम बढ़ेगा तो आपकी भी डीआर का दाम बढ़ेगा। मान लो बेटा यहां से 10 रुपए के बजाय 12 रुपए का हो गया एक शेयर, हर शेयर पे 2 रुपए बढ़ गए, तो सर यहां पर एक डीआर 14 रुपए बढ़ जाएगी, क्योंकि एक डीआर में कितने हैं? 7 शेयर हैं बेटा। तो यानी कि बेटा डीआर होल्डर को डिविडेंड भी मिलता है, कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलता है, बट क्या नहीं मिलता? वोटिंग राइट। सर सब जानते हैं बेटा, कोई भी पर्सन फॉरेन कंट्री से आएगा नहीं आपके देश सिर्फ एक वोट करने, इसी वजह से कभी भी डीआर होल्डर को वोटिंग राइट दिए ही नहीं गए। क्लियर हुई थी इतनी बात? ये बात समझ आई थी बाबू? अगर ये फॉरेन मार्केट में बिकता रहेगा तो बिकता रहे बेटा, लेकिन अगर डीआर को कभी किसी इंडियन को बेच दिया गया तो इंडियन
कभी भी डीआर को कन्वर्ट करा सकता है इनटू द नंबर ऑफ शेयर इट रिप्रेजेंट। यानी कि इंडियन क्या करेगा डीआर का, इंडियन के लिए डीआर की क्या वर्थ है, वो क्या करेगा बेटा, आईसीआईसीआई बैंक के पास जाएगा, कहेगा ये एक डीआर रख लो, लाओ मेरे को 7 शेयर दे दो, और जैसे ही आपको शेयर मिले तो आपको तीनों चीजें मिलेंगी बेटा, डिविडेंड भी, कैपिटल एप्रिसिएशन भी, एज वेल एज वोटिंग राइट्स। सब कुछ हो गया होगा, अब तो फ्रेश हो गया, दोबारा याद आ गया सब कुछ। सर ये डायग्राम अगर आप दिमाग में रख दोगे ना, एक एक वर्ड लिखा जाएगा बुक का, एक एक वर्ड मैंने पढ़ाया था बेटा इसी डायग्राम से कल भी आपको। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सामने देख रहे हैं सर आप 2 नए टॉपिक बेटा, बुक में तो एक एक पैराग्राफ लिखा गया है, लेकिन हमें बेटा एक पैराग्राफ से कुछ ज्यादा बात करनी है। ठीक है जी, टॉपिक का नाम है बेटा फिक्स कैपिटल वर्सेस वर्किंग कैपिटल। बेटा फिक्स कैपिटल कह लो, फिक्स एसेट्स कह लो, कोई फर्क नहीं होता, और वर्किंग कैपिटल कह लो, करंट एसेट्स कह लो, कोई फर्क नहीं होता बिजनेस स्टडीज के हिसाब से। अकाउंट्स में बेटा वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट अलग अलग वर्ड है। अकाउंट में बेटा वैसे वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, लेकिन बेटा एज पर बीएसटी वर्किंग कैपिटल हो या करंट एसेट हो, इट इज वन एंड द सेम थिंग, और फिक्स कैपिटल और फिक्स्ड एसेट्स हो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है जी, अब बेटा ये अकाउंट्स वाली बात है, ये पहले आपसे पूछ लेता हूं, बाकी सारी बातें मैं बताऊंगा। सर फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है, बस कुछ पूछ लो हैं। पहली बार तो यार एक बच्चा बोला हाँ कुछ, यार ये तो नहीं यार, ऐसी बात गलत है यार, बोल दे क्या हो गया, जो समझ में आता कुछ तो बोल यार। यार ये क्या बात हुई यार, कुछ फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है बेटा? करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स में क्या डिफरेंस होता है बेटा? फिक्स्ड एसेट्स का पर्पस कभी भी सेल नहीं होता, और फिक्स्ड एसेट्स बिजनेस में इन्वेस्टेड रहती हैं फॉर मोर देन 1 ईयर, या बेटा बिजनेस को रिटर्न देती हैं 1 साल के बाद। सर दोनों बातें हो सकती हैं, या तो बेटा बिजनेस में इन्वेस्टेड रहेंगी 1 साल से ज्यादा के लिए, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, या बिजनेस को रिटर्न देंगी 1 साल के बाद, जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है ना बेटा, इनका पर्पस कभी बेचना होता ही नहीं है। सर ये मत बताना कि बेच देते हैं, सर पर्पस बेचना नहीं होता। मैं एक मशीनरी खरीद कर लाया बेटा, 20 साल उसकी लाइफ है, मैंने 20 साल यूज करा, 20 साल के बाद वो स्क्रैप बन गई, सर मैं बेच रहा हूं आज। क्या पर्पस बेचना था क्या? पर्पस कभी सेल नहीं होता बेटा, वो तो स्क्रैप हो गया तो बेचूंगा ही। फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होती हैं बेटा जो बिजनेस में इन्वेस्टेड रहती है फॉर मोर देन 1 ईयर, या बिजनेस में रिटर्न देती हैं 1 साल के बाद, इनका पर्पस कभी सेल नहीं है। तो करंट एसेट्स क्या होती हैं बेटा? बाबू इनका पर्पस ही सेल है या बेटा इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है जी, सर कुछ एग्जांपल के तौर पे बात कर देता हूं। लैंड एंड बिल्डिंग, यहां पर प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ये 3 एग्जांपल याद रख लेना, मेरे लिए बहुत है। वर्किंग कैपिटल में एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहले तो एक स्टॉक, डेटर, बीआर, सर अब तो बीआर पढ़ लिया इसलिए मैं लिख सकता हूं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, वैसे और बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन बेटा जितना मैंने लिखा है इतना मेरे लिए बहुत है। मुझे बिजनेस स्टडीज करानी है, कौन सा अकाउंट्स में जाना है, इतनी बात क्लियर। सर आपके कोर्स में ना बिल्कुल पहला टॉपिक इस चैप्टर में यही लिखा गया था, फिक्स्ड एसेट्स और वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना। लेकिन होता पता है क्या, एक 12th का टॉपिक है जिसको टीचर दे देते हैं जबरदस्ती स्पेशली, ठीक है ना। तो टॉपिक का नाम है बेटा, मैं अभी बता देता हूं और सब पढ़ लेना, ढंग से पढ़ लेना, फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, और एक और टॉपिक कराऊंगा फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट को? सर पेपर में 3 मार्क्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या ये आएगा या वो आएगा, लिख लो आज, इसलिए मैंने बोल दिया कि मैं दूंगा इसे टेस्ट में पक्का परसों, ठीक है जी। आर्यन अब पेन ना चलाना बेटा 5-7 मिनट के लिए, अब समझने पे जोर देना, ठीक है जी। टॉपिक का नाम है फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। बेटा मैं 3 हेडिंग इधर कराऊंगा, 3 हेडिंग उधर कराऊंगा, ठीक है जी। 3 में से 2 हेडिंग बिल्कुल सिमिलर होगी ताकि आपको याद करने में आसानी हो।
लो प्यारे बच्चों, पहले ये 3 हेडिंग समझाता हूं, फिर इधर की 3 हेडिंग समझाऊंगा। टॉपिक का नाम है कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट को। सर अगर कभी एग्जांपल देना पड़ेगा तो मैं अभी ये 3 एग्जांपल का यूज करूंगा, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स और लैंड एंड बिल्डिंग का। बाबू सबसे पहली चीज जो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट पे अफेक्ट डालती है वो है नेचर ऑफ बिजनेस। सर बिजनेस 3 तरीके का हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। बिजनेस 3 तरीके का हो सकता है आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो सकता है बेटा आप कोई ट्रेडिंग कंसर्न हो, और हो सकता है बेटा आप कोई सर्विस कंसर्न हो। सर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या होती है, सब सामने देख रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या होती है बेटा, खरीदती कुछ और है, प्रोसेस करती है, बेचती कुछ और है। ऐसी सारी ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होती हैं। खरीदती तो है रॉ मटेरियल, प्रोसेस करती हैं, बेचती हैं फिनिश गुड्स। ऐसी सारी ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग होती है। ट्रेडिंग क्या होती है, जो खरीदती हैं वही बेच देती हैं। चेयर खरीदी, चेयर बेच दी। एसी खरीदा, एसी बेच दिया। अलमीरा खरीदी, अलमीरा बेच दी। बेटा जो खरीदते हैं वही बेचती हैं, कोई प्रोसेसिंग नहीं करती। ऐसी सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है ट्रेडिंग कंसर्न। और सर्विस के तो खैर बहुत सारे एग्जांपल आपके पास है। अच्छा अब एक बात गेस कर दो बस, फिक्स्ड कैपिटल किसको ज्यादा चाहिए होती होगी, मैन्युफैक्चरिंग को, ट्रेडिंग को, या सर्विस कंसर्न को? आपका दिल नहीं कहना चाहिए, बस लॉजिक होना चाहिए आपके पास। सर ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल किसको चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या सर्विस कंसर्न? क्यों? क्योंकि उन्हें सारा प्रोसेस करना है तो उसके लिए मशीनरी चाहिए होगी, और जो रॉ मटेरियल आएगा पहले उसको लेने के लिए इनकम चाहिए होगी, मतलब कैपिटल चाहिए होगी। तो रॉ मटेरियल खरीदना तो स्टॉक खरीदना हो गया, ये तो करंट एसेट में चली गई। बस ये 3 एग्जांपल देना और कहीं कुछ ना देना। तो मैं सर्विस कंसर्न हूं, मुझे लैंड नहीं चाहिए, हवा में पड़ रही है। सर देखो एक बात सुनो, चलो मैं करता हूं जो आप तू बात बोल रही है बिल्कुल ठीक बोल रही है। एक बार ऋतिक की भी सुन लो। ऋतिक किसको ज्यादा चाहिए, क्यों? देखो बेटा आप समझते सब हैं, जस्टिफाई थोड़े अच्छे से किया करो। जस्टिफाई करने का तरीका क्या, सुनो बेटा आप सबसे पहले लिखेंगे नेचर ऑफ बिजनेस में बिजनेस 3 तरीके का होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, ट्रेड। मैं नोट्स दूंगा ऑल दो इसके, फिलहाल मैं बता रहा हूं कैसे लिखना है। आराध्या मत लिखो। 3 तरीके की होती है ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस कंसर्न। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न वो जो रॉ मटेरियल खरीदेंगी, प्रोसेस करेंगी, बेचेंगी फिनिश गुड्स। ट्रेडिंग कंसर्न वो जो खरीदेंगी वही बेच देंगी। सर्विस कंसर्न वो जो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करेंगी। अब सुनना बेटा, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, ट्रेडिंग कंसर्न और सर्विस कंसर्न 3 तरीके की कंसर्न है। सर लैंड एंड बिल्डिंग सबको चाहिए विदाउट एनी डाउट। मैं सर्विस दे रहा हूं, क्या मुझे लैंड एंड बिल्डिंग नहीं चाहिए? अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है कि उसको लैंड एंड बिल्डिंग नहीं चाहिए, और अगर कोई सिर्फ ट्रेडर है तो सर दुकान उसको भी चाहिए सामान बेचने के लिए। तो लैंड एंड बिल्डिंग सबको चाहिए विदाउट एनी डाउट। सर फर्नीचर एंड फिक्सचर सबको चाहिए, ये मत कह देना किसी को नहीं चाहिए। बाबू आपको नहीं चाहिए क्या? मैं सर्विस दे रहा हूं, क्या मुझे फर्नीचर की जरूरत नहीं है क्या? सर है जरूरत फर्नीचर की, सबको है। लेकिन बेटा अगर बात करोगे ना प्लांट एंड मशीनरी की, वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को चाहिए। क्या करेगी ट्रेडिंग कंसर्न प्लांट एंड मशीनरी खरीद के? आपने चेयर खरीदी, चेयर बेच दी, क्या करोगे मशीनरी खरीद के? सर सर्विस कंसर्न में भी कुछ एक्सटेंट तक चाहिए होती है प्लांट एंड मशीनरी, पर इतनी नहीं जितनी मैन्युफैक्चरिंग को चाहिए। मेरी सीए वाली सर्विस के एंगल से सोचो। सर मैंने भी खरीदी है 2 मशीनरी, लैपटॉप मशीनरी होती है, प्रिंटर मशीनरी होती है, लेकिन 2 मशीनरी खरीद के मेरा काम धंधा शुरू हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में 2 मशीन से काम नहीं चलता। मां बेटा कई लाखों कई करोड़ों की मशीनरी आ जाती है। अगर कोई डॉक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आज की तारीख में आप देखते हो बेटा एमबीबीएस एमडी डॉक्टर मशीन रखते हैं, 2-3 टूल्स तो रखते हैं ना अपने पास, और कुछ नहीं तो बेटा ईसीजी टाइप मशीनरी होती है उनके पास, ठीक है ना, अल्ट्रासाउंड की मशीनरी होती है बेटा। मशीनरी होती है सर्विस के लिए भी, पर उस लेवल की नहीं बेटा जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को चाहिए। 10 मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न रिक्वायर मोर फिक्स्ड कैपिटल एज कंपेयर टू द ट्रेडिंग कंसर्न और एज कंपेयर विद द सर्विस कंसर्न। क्लियर हुई बात? पहली हेडिंग क्लियर। सेकेंड हेडिंग है स्केल ऑफ ऑपरेशन। बेटा ऑपरेशन का स्केल 3 तरीके का हो सकता है आप कोई लार्ज स्केल एंटिटी हो
हो सकता है आप कोई मीडियम स्केल पर काम कर रही एंटिटी हो सकता है बेटा आप स्मॉल स्केल पे काम कर रहे कोई एंटिटी हो। सर स्मॉल स्केल क्या होता है? आपका धंधा एक शहर में शुरू हुआ है, एक शहर में ही खत्म होने वाला है, ये स्मॉल स्केल होता है। मीडियम स्केल बेटा 10-12 शहरों में धंधा हमारा, 2-3 स्टेट्स तक हमारा धंधा जा चुका है, मीडियम स्केल। और लार्ज स्केल क्या होता है बेटा? नेशन वाइड बिजनेस है बेटा, या मल्टीनेशनल कंपनी हो। सिर्फ गैस करना है किसको फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए, लार्ज स्केल, मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल। लार्ज स्केल ऑब्वियस बेटा, एग्जांपल से ही क्लियर हो रहा होगा। आप खुद सोचो, आपके गली मोहल्ले का टेलर वर्सेस ब्लैकबेरी, दोनों के पास मशीनरी सेम, उसके पास 4, उसके पास 4000। सर मशीनरी सेम, गली मोहल्ले का टेलर और बेटा ब्लैकबेरी, मशीनरी तो सेम नहीं होगी ना। स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल में क्या डिफरेंस आता है बेटा? बाबू लार्ज स्केल पे काम करना मतलब लार्ज स्केल की ही प्लांट एंड मशीनरी। बेटा यू नीड मोर स्पेस टू। सर आप एक गली मोहल्ले के टेलर कितनी जगह लेके बैठे होंगे? 50 गज, 100 गज। सर ब्लैकबेरी 50-100 गज या 50,000 गज। तो बेटा आपको ही स्पेस की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। स्पेस मतलब आपको ही लैंड एंड बिल्डिंग भी ज्यादा चाहिए, आपको फर्नीचर फिक्सर्स भी ज्यादा चाहिए, आपको प्लांट एंड मशीनरी भी ज्यादा चाहिए। जितना बड़ा स्केल उतनी बड़ी फिक्स्ड एसेट्स, उतनी ज्यादा फिक्स्ड एसेट्स। क्लियर बात? क्रक्स क्या कहता है बेटा? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए, ट्रेडिंग और सर्विस को कम। लार्ज स्केल पे ऑपरेट करने वाली कंपनी को ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए, मीडियम और स्मॉल स्केल को कम। कंक्लूजन ये कहता है, ठीक है जी। एंड लास्ट वन इज चॉइस ऑफ टेक्निक। बहुत आराम से सुनना सर, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, इतना तो पता ही होगा। टेक्निक 2 तरीके की है, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। दोनों को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं अच्छे से बेटा। बाबू मैंने एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीदा, 4 दीवारी उसकी कर दी। आज लेंटर डालना है बेटा, मेरे पास 2 रास्ते। एक रास्ता तो मेरे पास यह है बेटा, मैंने सिर्फ लेबर बुलाई कि आप ही बेटा मिक्सचर तैयार करेंगे, आप ही बेटा ढो कर ऊपर तक लेके जाएंगे और आप ही लेंटर डालेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी। ये जो टेक्निक है ये लेबर इंटेंसिव है। लेबर इंटेंसिव मतलब मोर लेबर लेस कैपिटल। मैं कैपिटल ही नहीं लगाना चाह रहा जेब से कुछ भी, सारी लेबर का यूज करना चाह रहा हूं। और एक टेक्निक होती है बेटा कैपिटल इंटेंसिव। 4 दीवारी खड़ी करने के बाद मैंने 2 मशीनरी मंगाई, एक वो जो बेटा मिक्सचर क्रिएट करेगी, एक वो जो लिफ्ट टाइप मशीनरी है जो मटेरियल ऊपर लेके जाएगी, लेकिन लेबर बुलाई मैंने बस 5। तो बेटा ये जो मैं टेक्निक का यूज कर रहा हूं ये कैपिटल इंटेंसिव है कि मोर कैपिटल लेस लेबर। मैं चाहता हूं बेटा कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट करूं, लेबर का कम यूज करूं। समझदार को इशारा काफी। सर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कहां ज्यादा है, लेबर इंटेंसिव में कैपिटल इंटेंसिव में? एग्जाम्पल ही मैंने जान के ऐसा दे दिया ताकि दिमाग में जाए सीधा। हर वो कंपनी, हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक अडॉप्ट करते हैं बेटा, उनको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, और जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक को फॉलो करते हैं बेटा, उनको हमेशा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होती है। सर वैसे एक बात बताओ, प्रेजेंटली इंडिया में सबसे ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज होती है लेबर इंटेंसिव? नहीं होती तो कैपिटल इंटेंसिव है यूज। सर क्या बात कर रहे हो आप? इंसान एक फैक्ट्री लगाता है ना, सबसे पहले पता है क्या सोचता है, यार मुझे लेबर की सिरदर्दी नहीं लेनी, ये बहुत छुट्टियां करते हैं, इनके पीछे पीछे कौन घूमेगा। अगर वो 10 लाख रुपए की कैपिटल लगाएं, मतलब मशीनरी खरीदें, और 20 लेबर हो, तो उससे बेटर चाहेंगे कि मैं 1 करोड़ रुपए खर्च करके 2 लेबर से काम चला लूं। हर कोई ये चाहता है बेटा कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मैं यूज करूं, मुझे लेबर की सिरदर्दियां नहीं लेनी। लेकिन इंडिया के लिए अच्छा क्या है? इंडिया के लिए अच्छी लेबर इंटेंसिव है। क्यों बेटा? सर इतनी अनएम्प्लॉयमेंट, लेबर इंटेंसिव से क्या होता है, लेबर को नौकरी मिल जाती है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं बेटा, ब्रिटिशर से जो इकोनॉमी हमने इनहेरिट की थी ना बेटा 1947 में, वो जो इकोनॉमी थी ना, उसका फीचर पता है क्या है बेटा? लेबर सरप्लस इकोनॉमी एंड कैपिटल डेफिशिएंट इकोनॉमी। सब कुछ तो लूट के ले गए वो, तो इंडिया में कैपिटल तो बची ही नहीं। कैपिटल डेफिशिएंट इकोनॉमी हैविंग लेबर सरप्लस इकोनॉमी, हमने ये इकोनॉमी हायर करी है ब्रिटिशर से। उस दिन से लेकर आज तक यही फीचर है हमारी इकोनॉमी का। तो इंडिया के लिए अच्छा लेबर इंटेंसिव है, लेकिन बेटा होता यूज ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव। चलो खैर, इतनी बात तो क्लियर हो गई ना। 3 हेडिंग ओके, नोट्स दे दूंगा अभी आपको बैच के बाद ही। फिलहाल बताओ इतनी बात समझ में आई? तीनों हेडिंग क्लियर? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए, ट्रेडिंग और सर्विस को नहीं चाहिए। लार्ज स्केल पे ऑपरेट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा चाहिए, मीडियम और स्मॉल स्केल को नहीं चाहिए। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करने वाली ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए, लेबर इंटेंसिव को नहीं चाहिए।
क्लियर बात? चलो जी आ जाओ प्यारे बच्चे, बहुत मजा आने वाला है। फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना, हमने बात करनी है बेटा अब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की। सर एग्जाम्पल बिल्कुल ट्विस्ट हो चुके हैं, अब कोई भी एग्जाम्पल ये 3 ना दे मुझे, अब किसी ने एग्जाम्पल देना हो तो इन 5 का यूज करना, ठीक है जी बाबू। हेडिंग 2 तो बिल्कुल सेम कराऊंगा। नेचर ऑफ बिजनेस, सर अगेन बिजनेस 3 तरीके का होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, ट्रेडिंग कंसर्न और सर्विस कंसर्न। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न वो जो खरीदेगी कुछ और बेचेगी कुछ और, ट्रेडिंग कंसर्न वो जो खरीदेगी जो चीज वही चीज बेच देगी, सर्विस कंसर्न वो जो सर्विस प्रोवाइड करेगी। सर समझदार बच्चों को इशारा काफी। वर्किंग कैपिटल किसको ज्यादा चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस? सर अब बड़ा मजा आएगा, देखो अब मैं पूरी जान निकाल दूंगा, पहले तो मैंने निचोड़ा नहीं, अब तो तुम्हें आधा ज्ञान है, आधा ज्ञान है तो बेटा आधे ज्ञान का पूरा यूज करो। क्यों? हैंड रेस करो पहले, बता कौन रहा है, मजा तो अब आएगा असली। पूरा दुम्बा बनाऊंगा अब। सर बताओ मैन्युफैक्चरिंग कह रहे थे आप, हाँ रे क्यों भाई? जस्टिफाई करना ही मुश्किल है इस चीज को, समझ चाहे आ रहा हो अपने आप को। हाँ गौतम क्यों भाई? देख एक बात बताता हूं तेरे को गौतम भाई, पहले मेरी एक बात को सुनना। जब आप इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर करते हो ना, यानी कि मैं एक तो मैन्युफैक्चरिंग को कंपेयर कर रहे हो आप एक ट्रेडिंग वाले के साथ, एक सर्विस वाले के साथ, जब आप इन तीनों को कंपेयर करो ना तो तीनों का ना एक ही जैसा लेवल मानना, यानी कि अगर मैन्युफैक्चरिंग मानोगे ना नेशनल लेवल की कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो ट्रेडिंग भी नेशनल लेवल की मानना। हम पता है क्या करते हैं, ये कंपैरिजन करते हैं ये, और सोचते हैं हम जस्टिफाई कर देंगे। जस्टिफाई कभी नहीं होगा ऐसे जैसे तू जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। अब तू कह रहा है एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलरली रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो सर एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलरली सामान नहीं खरीदना पड़ेगा, तो पैसे तो उसके भी बहुत लग रहे हैं। हाँ ऋतिक भाई, समझदार बच्चा है थोड़ा सा, ठीक है ना, लेकिन मैं इससे बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं। नहीं तूने अपनी बात को बहुत बढ़िया जस्टिफाई करा, मैं मान सकता हूं तेरे को, ठीक है ना। आप फ्यूचर में पॉलिटिशियन बन सकते हैं जो अपनी बात को जस्टिफाई कर सकते हैं, वो सब पॉलिटिशियन। हाँ सर हार्दिक कह रहा था कुछ। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में मशीन्स वगैरह ज्यादा लगेंगी, तो उसके लिए बैंक से फंडिंग वगैरह नहीं, बैंक से फंडिंग चाहिए होगी, मतलब लोन्स वगैरह। तो लोन तो भाई आ गए मेरे, मतलब सिक्योर्ड लोन का करंट एसेट से क्या लेना देना? भूल गया? अच्छा चल ठीक है कोई नहीं, मैं बताता हूं सर। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो अभी तक आपने अकाउंट्स में टच नहीं करी, लेकिन इसकी जरूरत है यहां पर, ठीक है जी। आप मेरी बात को बहुत आराम से सुनने की कोशिश करेंगे। बाबू देखो, अच्छा ये पता है आपको, जब मैं इन तीनों को कंपेयर कर रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और सर्विस कंसर्न को, सर्विस कंसर्न तो किसी लाइन में ही नहीं है बेटा। करंट एसेट रिक्वायरमेंट सबसे कम अगर किसी की होती है तो वो सर्विस कंसर्न की होती है, ठीक है ना। सर्विस कंसर्न को सबसे कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। क्यों सर? सर्विसेज कभी स्टॉक की जाती हैं? नहीं, तो स्टॉक का तो मुद्दा ही नहीं है। जनरली सर्विसेज उधार पे नहीं बिकती, कैश पेमेंट पे बिकती हैं, वो भी एडवांस पेमेंट पे बिकती हैं बेटा। तो डेटर नाम की भी कोई चीज नहीं होती, जब डेटर नहीं है तो बीआर तो कभी आ ही नहीं सकता। बात क्या रहेगी बेटा, कैश इन हैंड या कैश एट बैंक की? वैसे बता देता हूं, वर्किंग कैपिटल में क्या आता है, करंट एसेट्स और डे टू डे खर्चे आते हैं, दोनों बातें आती है वर्किंग कैपिटल में, करंट एसेट्स और आपके डे टू डे एक्सपेंसेस। बता देता हूं, जब मैंने इनिशियली ट्यूशन स्टार्ट की थी ना, तो घर से 1 महीने का रेंट लिया था बस, उसके बाद कभी कोई पैसा नहीं लिया। इतनी होती है आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। मैंने रेंट पे एक जगह ली थी कभी कोर्ट रोड पर, ठीक है ना, उसका 1 महीने का रेंट घर से लिया था और उसको दिया था एडवांस। उसके बाद मैंने ट्यूशन पढ़ाई, जो इनकम आई उसी से रेंट आगे देता रहा, उसके बाद कभी नहीं, कभी घर से कुछ लिया ही नहीं। सर्विस कंसर्न की सबसे कम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। मैंने कोई स्टॉक में थोड़ी इन्वेस्ट करना है, मेरा कोई डेटर थोड़ी है बेटा, मुझे तो मेरे डे टू डे खर्चों के लिए पैसे चाहिए ना। डे टू डे खर्चे कितने हो सकते हैं सर्विस कंसर्न के? एक डॉक्टर ने आज क्लिनिक खोला, क्लिनिक का रेंट, या बेटा अपने स्टाफ की सैलरी, वो भी वो बोलेगा बाद में दूंगा, 1 महीना काम कर मेरे यहाँ, इतने में डॉक्टर कमा ही लेगा। तो बेटा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है सर्विस कंसर्न की। सर्विस कंसर्न इस रेस में कभी नहीं है, लड़ाई इन दोनों की है बेटा, और लड़ाई मैं 1 मिनट में सुलझा दूंगा, आप मेरी तरफ देखना। सर
मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की ना एक फैक्ट्री एज्यूम करते हैं हम 31 मार्च के दिन, ठीक है। ये सोचकर देखो बेटा, ये ब्लैकबेरी की फैक्ट्री है, ठीक है, इमेजिनेशन में ब्लैकबेरी की फैक्ट्री है। आज 31 मार्च है, फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डे है, ठीक है जी। फैक्ट्री दिखने में कैसी है बेटा, एक साइड में गोडाउन है बेटा जहां आप रॉ मटेरियल रखते हो, एक साइड में गोडाउन है बेटा जहां फिनिश गुड्स तैयार रखते हो, ठीक है जी। और बीच में बेटा यूनिट लगी हुई है जहां पर बेटा गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है। रात के 8 बजे फैक्ट्री में ताला लगाने का टाइम हो रहा है बेटा। बाबू वो जो रॉ मटेरियल वाला पोर्शन है ना, वो पूरा गोडाउन फुल पैक पड़ा है, इतना फैब्रिक पड़ा है बेटा। सर समझते हो ना, रॉ मटेरियल क्या है यहां पर ब्लैकबेरी के लिए, फैब्रिक। वो फैब्रिक खरीदता है, 2 प्रोसेस करता है उसके ऊपर, पहली कटिंग, दूसरी स्टिचिंग, तैयार हो जाते हैं सूट पैंट शर्ट, और वो फिनिश गुड्स है वो बेचता है मार्केट में। तो बेटा एक कमरा तो भरा पड़ा है फैब्रिक से, दूसरा कमरा भरा पड़ा है बेटा फिनिश गुड्स से। ऐसा तो नहीं होता होगा ना ये तैयार हुआ ये बिक गया, इतने तो बड़े हालात नहीं आए ना अभी ब्लैकबेरी के कि ये तैयार हो रहा है और ये बिक रहा है। तो बहुत सारे तैयार सूट शर्ट पैंट कोट पैंट सब पड़ा हुआ है बेटा उसके पास। एक कमरा फैब्रिक से भरा है, एक कमरा फिनिश गुड्स से भरा हुआ है। और आपको बता देता हूं एक और चीज स्टॉक होती है जिसे हम WIP बोलते हैं। बहुत काम की बात बोल रहा हूं, ये कभी नहीं सुनी आपने अकाउंट्स में, ना मुझसे सुनी होगी या कहीं कोई बच्चा कहीं और पढ़ रहा होगा उसने किसी से सुनी होगी बात। सर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का पैसा 3 तरीके के स्टॉक में ब्लॉक होता है उनका। हाँ जी सर, उनका पैसा 3 तरीके के स्टॉक में ब्लॉक होता है। रॉ मटेरियल में भी पैसा उनका लगता है, उनका पैसा WIP में भी लगता है, उनका पैसा फिनिश गुड्स में भी लगता है। जबकि बेटा एक ट्रेडिंग कंसर्न के लिए देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द रॉ मटेरियल एंड द फिनिश गुड्स। सुनना, ब्लैकबेरी के एंगल से सोचो यार, करोड़ों रुपए का फैब्रिक खरीद के छोड़ा हुआ है, करोड़ों रुपए का बेटा आपने फिनिश गुड्स तैयार करके छोड़ा हुआ है, और जब रात को 8 बजे फैक्ट्री बंद हो रही है ना, बहुत सारा स्टॉक WIP है। WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। ये क्या चीज होती है सर? सुनो, हमने ना बहुत सारे कई लाख मीटर कपड़े के ऊपर ना कटिंग कर दी है एंड स्टिचिंग इज स्टिल पेंडिंग। वो जो कटिंग हुआ हुआ कपड़ा है ना, अपना रॉ मटेरियल का कैरेक्टर छोड़ चुका है और फिनिश गुड्स वो बनानी है, तो उसे क्या बोलोगे आप? उसे हम WIP बोलते हैं प्यार से। दैट मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस। यानी कि बेटा एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न 3 स्टॉक में पैसा लगाती है, जबकि अगर आप ट्रेडिंग कंसर्न को सोचोगे ना, उसका पैसा सिर्फ एक ही तरीके के स्टॉक में लगता है, चाहे उसे आप रॉ मटेरियल बोलो चाहे फिनिश गुड्स, क्योंकि उसके लिए बेटा वही चीज रॉ मटेरियल है वही फिनिश गुड्स है। ट्रेडिंग कंसर्न के लिए देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द रॉ मटेरियल एंड द फिनिश गुड्स। वो चेयर खरीदते हैं, चेयर बेचती है, चेयर कोई रॉ मटेरियल कह दो, चेयर कोई फिनिश गुड्स कह लो। तो क्योंकि आप 3 तरीके के स्टॉक में पैसा ब्लॉक करते हैं बेटा, जबकि ये एक ही तरीके के स्टॉक में पैसा ब्लॉक करती है, इसी वजह से हमेशा इसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। समझ आई बात? ऐसे करना है इसको जस्टिफाई। अब तो ओके होगी शायद सारी बात क्लियर बात। चलो सेकेंड हेडिंग बेटा सेम, जो वहां पर करी है वही सेम करेंगे। स्केल ऑफ ऑपरेशन। सर स्केल 3 तरीके का, लार्ज मीडियम स्मॉल, अब तो पता है ना बाबू, गैस करना है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट किसकी ज्यादा जस्टिफाई कर सके वही बताना बस। लार्ज स्केल, मीडियम स्केल या स्मॉल स्केल, किसको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होती है? वर्किंग कैपिटल मतलब वही 5 चीजें, स्टॉक भी है बेटा, वो मैंने गलती से रब कर दिया था। क्यों अंशिका? क्योंकि लार्ज स्केल ज्यादा बड़े स्केल पे प्रोड्यूस करती है तो उसको स्टॉक ज्यादा ही चाहिए। देख फिर मैं बोल रहा हूं, प्रोड्यूस भूल जा। अगर इसको प्रोडक्शन वाला मानेगी लार्ज स्केल को, तो स्मॉल स्केल को भी प्रोडक्शन वाला मान। अगर इसको ट्रेडिंग वाला मानेगी तो इसको भी ट्रेडिंग वाला मान। अब बात ना मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग की लड़ाई नहीं है, अब लड़ाई क्या है? लार्ज स्केल, मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल की। क्यों? यही तो बात है, तुम जस्टिफाई नहीं कर पाते, मुझे यही मजा आता है कि जस्टिफाई तो करो अपनी बात को। हाँ नहीं बाबू, हाँ ऋतिक, अच्छा मैं बोलूँ अगर डेटर होंगे नहीं, एक लार्ज स्केल पे काम करती है ऑर्गेनाइजेशन, किसी का भी XYZ का नाम ले दूं, बहुत सारी हैं जो सिर्फ कैश ही बेचती हैं। स्मॉल स्केल में इन्वेस्टमेंट कम
सर देखो मैं बस एक सिंपल सी बात करूंगा। देखो हरनीत ने बोली ये बात ठीक बोली, ऋतिक ने बोली बिल्कुल ठीक बोली, आपने बोली बिल्कुल ठीक बोली। सर एक ऑर्गेनाइजेशन लार्ज स्केल पे है, ठीक है, आप ट्रेडिंग कंसर्न ही मान लो, बस मैन्युफैक्चरिंग में मत जाओ, और एक स्मॉल स्केल पे है वो भी ट्रेडिंग कंसर्न। मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं बेटा, इजी डे और आपकी गली मोहल्ले का परचून वाला, किसी भी टाइम पर इन दोनों का स्टॉक बराबर होता होगा? सर गली मोहल्ले का परचून वाला कितना स्टॉक लगा लेगा? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, बस इतनी तो लिमिट है इजी डे। सर ऑल ओवर इंडिया 250 स्टोर, इतने तो होंगे, हर स्टोर में 1-1 करोड़ का माल पड़ा है, 250 करोड़। क्या बात कर रहे हो? इनका कंपैरिजन कर रहे हो कि वर्किंग कैपिटल किसको ज्यादा चाहिए? समझ नहीं आ रहा। एक लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन को बेटा स्टॉक में हर टाइम बहुत सारे पैसे फंसा के रखने पड़ते हैं। डेटर की तो बात ही ना करो आप मुझसे, मैं तो सिर्फ एक ही बात को जस्टिफाई कर रहा हूं, स्टॉक कभी बराबर नहीं हो सकता। सर दोबारा कर लो और बात कर लो, गली मोहल्ले का गारमेंट वर्सेस रिलायंस ट्रेंड्स, ये लार्ज स्केल ये स्मॉल स्केल, करो दोनों का स्टॉक बराबर है। गली मोहल्ले का गारमेंट वाला कितना स्टॉक लगा लेगा? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, बस। सर रिलायंस ट्रेंड्स ऑल ओवर इंडिया 300-400 स्टोर है, एक स्टोर में 5-5 करोड़ का माल पड़ा है, 5-5 करोड़ तो कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, कम से कम 20-20 करोड़ का एक स्टोर में, 500 स्टोर ऑल ओवर इंडिया, 10,000 करोड़ का स्टॉक। करो ना कंपैरिजन, क्लियर हो गई बात? ऑल ओके? लो जी प्यारे बच्चों, थर्ड वन की बात करते हैं। अब मेरे पास बहुत सारी हेडिंग है लेकिन मैं सबसे आसान लिखवा रहा हूं अपनी तरफ से, सीजनल फैक्टर। बेटा एक बिजनेस में मैंने हेडिंग लिखी है सीजनल फैक्टर। बेटा एक बिजनेस में 2 तरीके के सीजन आ सकते हैं, पीक सीजन और लीन सीजन। जैसे के लिए एसी के लिए पीक सीजन है समर्स और बेटा लीन सीजन है विंटर। लीन में नहीं बिकेगा बेटा, लीन में बस उनके लिए ही बिकेगा बेटा जो शादियों में दहेज में देते हैं बेटा, बाकी कोई खरीदने वाला नहीं है। बाकी तो बिकेगा कब बेटा? पीक में ही बिकेगा। बाबू समझदार को इशारा काफी। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पीक में ज्यादा, लीन में ज्यादा? ऑब्वियसली। बेटा देखो आपका एक शोरूम है, आप शोरूम चलाते हो, एसी बेचते हो, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स बेचते हो। जनवरी आते आते आपका दिमाग कहता है बेटा कि एसी में पैसा लगाना शुरू करते, क्योंकि हमारा पीक सीजन आ रहा है। पीक सीजन में बेटा आप ज्यादा से ज्यादा पैसा अरेंज करके बेटा एसी खरीदते हो, शोरूम बिल्कुल पैक कर देते हो एसी से। लेकिन बेटा जैसे जैसे सितंबर आने लगता है आप बेटा एसी खरीदना बंद कर देते हो, सिर्फ ध्यान देते हो कि बिक जाए, बस किसी तरीके से मेरा स्टॉक निकल जाए। यही करते हो ना बेटा? तो पीक सीजन में हमेशा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा, लेकिन लीन सीजन में बेटा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा कम। क्लियर बात? बढ़े आगे, फैक्टरिंग की चर्चा कर दूं थोड़ी सी। आना है कि नहीं आना? आना तो नहीं है यार, लेकिन मैं तो चाह रहा था थोड़ा बहुत तो समझ लो यार। नहीं मेरा मुद्दा ही 5 मिनट का है, मैं कल करके क्या करूंगा? कल तो मैं नया चैप्टर शुरू कर दूंगा। अच्छा फोटो खींच ले भाई, खींच भाई खींच। रब कर दिया आपने। मैं लिख देता हूं दोबारा, कुछ नहीं होता है। हाँ लिख देता हूं। लो जी मैंने लिख दिया, करो जी क्लिक। चलो जी प्यारे बच्चों, बात करते हैं फैक्टरिंग की और ऑफिशियली चैप्टर फिनिश करते हैं। ये 17th सोर्स ऑफ फाइनेंस है। चैप्टर शुरू करते ही मैं बता देता हूं 17 करने हैं हमें बेटा, और 17वें बहुत ही खतरा। लो जी बाबू बात करते हैं फैक्टरिंग की, बहुत आराम से सब प्यारे बच्चे बात सुनेंगे। सर ये आपकी सिर्फ नॉलेज एडिशन है, ठीक है ना, किसी भी स्कूल का पार्ट नहीं होगा, किसी भी स्कूल के टीचर को। चलो समझ लो बस आप काम की बात। बाबू बैंक ना फाइनेंसेस करता है, लोन करता है, ठीक है जी। सर जब आप फाइनेंसेस करते हो हर साल एक छोटी छोटी ब्रांच 20-20, 40-40 करोड़ के फाइनेंसेस कर देती है, बड़ी गली मोहल्ले की ब्रांच। और बेटा अगर कोई मेन ब्रांच है तो 100-100 करोड़ के लोन कर देती है एक साल में। सर जब आप इतने फाइनेंस करते हो तो कुछ तो पैसा ऐसा होता होगा ना जो डूब जाता होगा। सर दुनिया सारी एक जैसी तो नहीं है ना कि सब पैसे दे रहे हैं बैंक के, इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं बिल्कुल टाइम पर। सर ऐसा तो नहीं होता होगा ना, बहुत सारे लोग बैंक का पैसा रोकते होंगे ना। बेटा जो लोग बैंक की इंस्टॉलमेंट नहीं देते उनको हम टेक्निकली एक नाम से पुकारते हैं, और आपने ये नाम ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये जिंदगी में हेल्प करेगा, आज नहीं करेगा तो जिंदगी में पक्का करेगा, कभी फिर याद कर लेना।
कि भैया ने बताया था कभी। बेटा इनको हम टेक्निकली भाषा में बोलते हैं एनपीए। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये बैंक की वो एसेट है सर, बैंक के लिए ये एसेट ही है। बैंक ने आपको लोन दिया, आप बेटा बैंक के लिए एसेट हो। क्यों एसेट हो? क्योंकि आपने बेटा बैंक के पैसे देने हैं, ठीक है ना, लेकिन आप परफॉर्म नहीं कर रहे। नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि बेटा जो बैंक के पैसे नहीं दे रहा होता, इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं दे रहा होता, बैंक उसको अपनी भाषा में बोलता है ये एनपीए हो चुका है, बेईमान हो चुका है। सही भाषा तो ये है बेटा, ठीक है ना, एनपीए हो चुका है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो चुका है। सर आपको पता है इंडिया में कितने नॉन परफॉर्मिंग एसेट है? हमारे देश का 1 साल का बजट पता है कितना है? 15 लाख करोड़। इतने एनपीए हैं इंडिया में, 15 लाख करोड़ रुपए के। सर क्या होता है इन एनपीएस का? बाद में बताता हूं बेटा। बैंक क्या करता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो एज अ फैक्टर रजिस्टर्ड है, जिनको बोलते हैं बेटा प्यार भाषा में फैक्टर्स है। ये बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो फैक्टर्स रजिस्टर्ड हैं, ये बैंक को अप्रोच करते हैं और कहते हैं हमें बेच दो अपने एनपीएस, हम अपने आप निकलवा लेंगे, ठीक है। फैक्टर्स 2 तरीके की सर्विस देते हैं, पहले मैं फर्स्ट सर्विस की बात कर रहा हूं, फिर सेकंड की बात करूंगा। फैक्टर्स गए बैंक के पास कि हमें बेच दो अपनी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, हम अपने आप निकालेंगे। और बेटा जब आप बैंक से एनपीएस खरीदने जाते हो तो वो 2 तरीके से खरीद सकते हो, एक होता है रिकोर्स बेसिस, एक होता है नॉन रिकोर्स बेसिस। रिकोर्स बेसिस और नॉन रिकोर्स बेसिस में क्या डिफरेंस होता है बेटा? इसमें बैड डेट का रिस्क बैंक का ही है। कहने का मतलब क्या है, मान लो एक बैंक के पास गया फैक्टर और उसके 500 करोड़ के एनपीए थे, तो फैक्टर ने कहा मैं अपने तरफ से कोशिश करता हूं निकलवाने की, जितने निकलवा पाया। अगर कोई बैड डेट होता है वो आप ही का रिस्क है, बैंक का ही रिस्क है। मुझे ये बताओ मेरी कमीशन क्या है? बैंक वेला नहीं है, बैंक के पास टाइम नहीं है, इसलिए बैंक कमीशन देने को भी तैयार बैठा है कि आप घर घर जाकर पैसे निकलवाओ, किसी भी तरीके से बंदा ट्रेस करो, जहां से मर्जी ढूंढो, जो हथियार अपनाने अपनाओ, जेल करानी है जेल कराओ, पैसे चाहिए। बैंक ने कहा चल तेरी 10% कमीशन दी। मान लो बेटा 500 करोड़ में से 200 करोड़ रियलाइज हो गए और बेटा 300 करोड़ बैड डेट हो गए। वो बैड डेट किसका है? बैंक का ही है, बैंक का ही है बैड डेट। सर 200 करोड़ में से 5% अगर कमीशन तय हुई थी तो फैक्टर को कितने मिल जाएंगे बेटा? 10 करोड़ रुपए। समझ में आया फैक्टर क्या काम करता है आपके लिए? एनपीएस को ढूंढ ढूंढ के लाता है बेटा, परफॉर्मिंग बनाने की कोशिश करता है, ठीक है ना। और नॉन रिकोर्स बेसिस में सर इसमें बैड डेट का रिस्क फैक्टर ही लेता है। बैंक ने कहा मेरे 500 करोड़ के ही बैड डेट है, 500 करोड़ के एनपीएस है, तो बेटा फैक्टर ने बोला ये पकड़ो 300 करोड़ आप भूल जाओ कि आपके 500 करोड़ के एनपीए थे, मैं जितने निकलवा पाऊंगा, अगर कोई नहीं निकलवा पाता बैड डेट का रिस्क भी मेरा। 500 करोड़ के बदले में भी पकड़ा दिए 300 करोड़ एडवांस, और उसके बाद फैक्टर निकलवाने की कोशिश करेगा। मान लो फैक्टर निकलवा पाया 350 करोड़ तो 50 करोड़ कमा गया, और कम निकलवा पाया तो बेटा उसका लॉस। समझ में आया? रिकोर्स बेसिस और नॉन रिकोर्स बेसिस क्या है? ये तो पहली सर्विस है फैक्टर की। फैक्टर एक और सर्विसेज देते हैं, ये बहुत काम की सर्विस है। हाँ जी, रिकोर्स बेसिस और नॉन रिकोर्स बेसिस को। अच्छा पहली सर्विस का नाम समझ में आया? पहली सर्विस का नाम क्या है बेटा? ये बैंक को एनपीएस से अमाउंट रियलाइज करा कर देते हैं। उस अमाउंट को रियलाइज कराने के 2 अलग अलग तरीके हो सकते हैं, रिकोर्स और नॉन रिकोर्स। रिकोर्स बेसिस क्या होता है बेटा? जिसमें बैड डेट का रिस्क बैंक का है, और नॉन रिकोर्स बेसिस में बैड डेट का रिस्क किसका है? फैक्टर का ही रिस्क है, ठीक है जी। आप बैंक के पास गए, बैंक ने बताया मेरे 500 करोड़ के एनपीए। फैक्टर ने कहा ठीक है मैं कोशिश करता हूं निकलवाने की, जो निकल गया वो बहुत अच्छा, जो नहीं निकल पाया वो रिस्क आपका, ठीक है जी। बैंक ने अपने 500 करोड़ के जितने भी अकाउंट होल्डर थे सबकी डिटेल दे दी। इन्होंने घर घर जाकर बंदा ट्रेस करा, किसी को जेल कराई, किसी की एसेट बेची, जो भी करना था इन्होंने सब करा। मान लो 200 करोड़ रियलाइज हो गए, 200 करोड़ आपने बैंक को दे दिए, 300 करोड़ का बैड डेट बैंक भुगतेगा। 200 करोड़ में से आपकी कमीशन 5% तय थी, तो आपको मिले 10 करोड़, आपकी लॉटरी लग गई। नॉन रिकोर्स बेसिस में क्या होता है? बैड डेट का रिस्क फैक्टर का ही है। वो बैंक के पास गया, बैंक ने बताया 500 करोड़ के एनपीए हैं, तो आपने क्या करा? एडवांस में 300 करोड़ बैंक को दे दिए, क्योंकि आपको लग रहा था शायद मैं 300 करोड़ से कुछ ज्यादा रियलाइज कर पाऊंगा, मैं कमा लेता हूं।
आपने बेटा नॉन रिकॉर्ड्स बेसिस में बैंक को 300 करोड़ दे दिए और जब आपने निकलवाने करे शुरू, रिकवरिंग करानी शुरू करी तो बेटा वो रिकवरी कुछ ज्यादा हुई। मान लो बेटा 330 करोड़ हो गई, तो 330 में से 300 तो आपने दिए थे, यानी कि 30 करोड़ आपने कमा ली। यहां कमीशन ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि रिस्क भी ज्यादा है। मोर द रिस्क मोर द गेन। क्लियर बात बेटा? दूसरी सर्विस, इंपॉर्टेंट सर्विस जो फैक्टर देते हैं, बहुत काम की बात सुनना। सर एक तो अमाउंट रियलाइज कराकर देना इनका काम है, दूसरा काम क्या है? सर ये क्लाइंट से रिलेटेड इन्फो देते हैं बैंक को। समझाने के लिए, आज एक पर्सन बैंक के पास आता है, मिस्टर ए लोन लेने। बैंक क्या करता है बेटा? एक ही डिटेल जितनी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी डिटेल फैक्टर को भेज देता है। फैक्टर्स सर बहुत सारी इंफो है फैक्टर के पास। पिछले, मैं बता रहा हूं, एक सेकंड वेट, पिछले 40 साल 50 साल का इतिहास है जो भी लोग बैड डेट हुए थे। सर फैक्टर के पास क्या होता है? जब रिकॉर्ड्स और नॉन रिकॉर्ड्स बेसिस में इनके पास रिकवरी के लिए फाइलें जाती हैं तो इनके पास सारे क्लाइंट की डिटेल आती है ना, आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ। इन्होंने सब कुछ कंप्यूटर में सेव कर रखा है। जब दोबारा कभी कोई पर्सन बैंक में लोन लेने जाता है तो सबसे पहले बैंक फैक्टर के पास ही चेक कराता है। बैंक कहता है फैक्टर को, चेक करना आपकी डिटेल में तो कहीं नहीं आई है, और अगर ये फैक्टर की डिटेल में कहीं पर्सन मिल गया, दैट सिंपली मीन्स ये कभी ना कभी बैंक का एनपीए हुआ होगा, और अगर एनपीए हुआ होगा तो बैंक क्लियर कट मना कर देता है, लोन नहीं मिलेगा, भूल जाओ। समझ में आया बेटा? फैक्टर का दूसरा काम क्या है? इंफॉर्मेशन रखना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना बैंक को। क्लियर? बस यही बात बतानी थी मुझे फैक्टर्स में। क्लियर है जी? आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।